हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड्स के अंदर सार्गेसम के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पिछली वीडियो के अंदर अपन ने सार्गेसम की सिस्टमेटिक पोजीशंस, उसकी ऑक्यूरेंस, उसकी थैलस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। थैलस स्ट्रक्चर में अपन ने पढ़ा था कि सार्गेसम का जो थैलस होता है वो मैन एक्सिस और होल्ड फास्ट के अंदर डिवाइडेड रहता है। मैन एक्सिस पर लेटरल ब्रांचेज और एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं और उनकी आउटर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। और इसी के साथ अपन ने सार्गेसम के मैन एक्सिस, उसकी लीफ की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर अपन सार्गेसम की मैन एक्सिस पर पाए जाने वाले एयर ब्लैडर की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो सार्गेसम की जो एयर ब्लैडर की इंटरनल स्ट्रक्चर है वो थैलस मैन एक्सिस की इंटरनल स्ट्रक्चर से थोड़ी डिफरेंस है कि मैन एक्सिस की अपने मैन एक्सिस का टीएस देखा था, उसके अंदर तीन स्पष्ट रीजन दिखाई देते थे, मेरिस्टेम, कॉर्टेक्स और ये मेडुला। लेकिन एयर ब्लैडर के अंदर अगर एयर ब्लैडर का अपन टीएस काटते हैं तो इसके अंदर दो रीजन ही है जो स्पष्ट दिखाई देते हैं और इसके सेंटर में एक कैविटी होती है जिसे एयर कैविटी कहते हैं। और इसी एयर कैविटी के कारण सार्गेसम में जो मैराइन वाटर के अंदर तैरता रहता है। तो आपके सामने एयर ब्लैडर का टीएस दे रखा है और ये सबसे आउटर लेयर है जो मेरिस्टेम की है और मेरिस्टेम के अंदर की तरफ है जो कॉर्टेक्स है और इसके सेंटर में है जो एयर कैविटी है। सार्गेसम के एयर ब्लैडर की जो मेरिस्टेम होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और इसकी आउटर सरफेस पर है जो श्लेष्मीय आवरण प्रेजेंट रहता है और ये एपिडर्मिस की तरह वर्क करती है। अब अपन कॉर्टेक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एयर ब्लैडर का कॉर्टेक्स है जो मेरिस्टेम से घिरा रहता है और ये पैरेन्काइमी सेल से बनी 4 से 8 स्तरीय संरचना होती है। इसकी सेल्स के अंदर फूड स्टोरेज होने के कारण इसको अपन स्टोरेज रीजन भी बोल सकते हैं। एयर ब्लैडर की सेंटर के अंदर मेडुला है जो एब्सेंट होता है। मेडुला की जगह इसके सेंटर में एक बड़ी एयर कैविटी प्रेजेंट होती है और इसी एयर कैविटी के कारण ये वाटर के अंदर तैरता रहता है। अब अपन पढ़ते हैं सार्गेसम के थैलस के अंदर ग्रोथ कैसे होती है। तो सार्गेसम की थैलस की वृद्धि है जो एक एपिकल टेट्रागोनल सेल्स के द्वारा होती है, यानी कि एक शीर्ष चतुर्भुजी कोशिका के द्वारा होती है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सार्गेसम के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो सार्गेसम के अंदर रिप्रोडक्शन है जो दो मेथड के द्वारा होता है, वेजिटेटिव और सेक्सुअल मेथड के द्वारा। इनके अंदर अलैंगिक जनन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो एब्सेंट होता है, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। तो अपन पढ़ते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो सार्गेसम के अंदर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा होता है, यानी कि खंडन विधि के द्वारा होता है। इस विधि के अंतर्गत जो सार्गेसम का थैलस होता है वो छोटे छोटे खंडों में ब्रेकडाउन हो जाता है या टूट जाता है और प्रत्येक खंड है जो क्या करता है, नए थैलस का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं सार्गेसम के अंदर लैंगिक जनन। तो सार्गेसम के अंदर जो लैंगिक जनन है वो विषम युग्मक की प्रकार का होता है, यानी कि oogamous टाइप होता है। इनके अंदर जननांगों का या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन है जो फ्लास्क नुमा दानियों के अंदर होता है या फ्लास्क नुमा कॉन्सेप्टिकल्स के अंदर होता है और इन दानियों को फलद दानियां या फर्टाइल कॉन्सेप्टिकल्स कहते हैं। दानियों का निर्माण रिसेप्टिक्युलर ब्रांचेज पर होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को एंथीरिडियम कहते हैं जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ऊगोनिया कहते हैं। अब जो एंथीरिडियम जो धारण करने वाली या एंथीरिडियम को बियर करने वाली जो दानियां होती हैं उनको नर दानियां या मेल कॉन्सेप्टिकल्स कहते हैं
जबकि अन्नदानी को धारण करने वाली दानियों को या कॉन्सेप्टकल्स को फीमेल कॉन्सेप्टकल्स कहते हैं। अब सार्गेसम के अंदर दानी या कॉन्सेप्टकल्स का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो जो रिसेप्टिकल्स ब्रांचेज होती हैं उनकी एपिकल सेल्स के पास एक आउटर सेल्स होती है, उन्हीं से है जो दानियों का डेवलपमेंट होता है। तो ये इसका डायग्रामेटिक शो है। ये जो रिसेप्टिकल्स हैं उसकी सेल्स है और ये इसकी एपिकल सेल्स के पास एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो अदर सेल्स से की तुलना में साइज में बड़ी होती हैं और इसका न्यूक्लियस भी है जो बड़ा होता है। प्रारंभ में ये है जो शीर्ष होती हैं, यानी कि बाहर की तरफ स्थित होती हैं या बाहरी सतह पर, यानी कि दाने की बाहरी सतह पर प्रेजेंट होती हैं। लेकिन जब इसके आसपास की सेल्स के अंदर डिवीजन होता है तो ये एक गुहिका के अंदर चली जाती हैं, यानी कि नीचे की तरफ खिसक जाती हैं। और फिर ये जो सेल्स होती हैं ये कॉन्सेप्टकल्स इनिशियल यानी कि दानी प्रारंभिक कोशिका के रूप में वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर डिवीजन होता है तो आउटर है जो टंग सेल्स बनती है और लोअर है जो बेसल सेल्स बनती हैं। और फिर इस बेसल सेल्स के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं तो एक फर्टाइल लेयर का फॉर्मेशन होता है, जो इस फर्टाइल लेयर के अंदर एक टंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं और उसके ऊपर साइड ऑस्टियोल या छिद्र होता है और इसी छिद्र के द्वारा है जो एंथीरिडियम या उगोनियम है जो बाहर की तरफ रिलीज होते हैं। तो दानी के डेवलपमेंट का अपन फ्लो चार्ट के बारे में देखते हैं। तो दानी का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो कॉन्सेप्टिकल्स इनिशियल होती है या दानी प्रारंभिक कोशिका होती है जो साइज में भी बड़ी होती है और इसका न्यूक्लियस भी बड़ा होता है। इसके अंदर जो फर्स्ट डिवीजन होता है वो अनुप्रस्थ भित्ति द्वारा होता है या ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो दो डॉटर सेल्स बनती हैं। आउटर डॉटर सेल्स को टंग सेल्स कहते हैं, जबकि इनर डॉटर सेल्स को आधारी कोशिका या बेसल सेल्स कहते हैं। टंग सेल्स के अंदर वापस ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो एक माइक्रोफिलामेंट या सूक्ष्म तंतु का निर्माण होता है और ये सूक्ष्म तंतु है जो जल्दी है जो लॉस्ट हो जाता है या गायब हो जाता है। फिर जो बेसल सेल्स होती हैं या आधारी कोशिका होती है इनके अंदर अनेक वर्टिकल डिवीजन होते हैं या उदग्र विभाजन होते हैं। तो इससे जो फर्टाइल लेयर, ये वाली फर्टाइल लेयर का फॉर्मेशन होता है और इस फर्टाइल लेयर के अंदर सिचुएटेड फर्टाइल सेल्स के द्वारा ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि जननांगों का निर्माण फर्टाइल लेयर के अंदर सिचुएटेड फर्टाइल सेल्स के द्वारा होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि दानी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो दानी का डेवलपमेंट है जो रिसेप्टिकल ब्रांचेज की एपिकल सेल्स के पास सिचुएटेड आउटर सेल से होता है और ये आउटर सेल्स हैं जो कॉन्सेप्टिकल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो दो डॉटर सेल्स बनती है। एक डॉटर सेल से टंग सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि इनर डॉटर सेल्स हैं जो बेसल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। टंग सेल्स हैं जो इसके ट्रांसवर्स डिवीजन से माइक्रोफिलामेंट का डेवलपमेंट होता है, जबकि बेसल सेल्स के अंदर अनेक वर्टिकल या लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन होते हैं जिससे फर्टाइल लेयर का निर्माण होता है और उसी फर्टाइल लेयर के अंदर सिचुएटेड सेल्स हैं जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि एंथीरिडियम और उगोनियम का डेवलपमेंट होता है। अब अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे पूदानी का डेवलपमेंट और अन्नदानी का डेवलपमेंट कैसे होता है, फिर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे।